तो क्या हम कह सकते हैं ये एक प्लेन में है या अलग अलग प्लेन में है? बिल्कुल ठीक कहा आपने, ये नॉन प्लेनर है। नॉन प्लेनर वेक्टर्स, नॉन प्लेनर वेक्टर्स, ठीक है। नॉन प्लेनर वेक्टर्स कैसे होंगे? नॉन प्लेनर वेक्टर्स होने के लिए वो वेक्टर्स जो अलग अलग प्लेन में हो, जैसे हमने कंसीडर किया इसको, ये वाइजर प्लेन हो गया। अगर हम इसको पूरी तरह से एक्स वाई एक्सिस कोऑर्डिनेट के साथ कंसीडर करते हैं, दिस इज वाइजर प्लेन, दिस इज आल्सो वाइजर प्लेन, ये लेकिन डिफरेंट प्लेन है, उसके ऑपोजिट वाला प्लेन है, ठीक। ये बिल्कुल ठीक कहा आपने, इस प्लेन के पैरेलल कंसीडर कर रहे हैं, तो इस प्लेन के पैरेलल, इसका नाम क्या दे सकते हैं हम? ये वाइजर प्लेन है। एक्स जेड प्लेन कौन सा होगा? अगर ये एक्स और ये वाई और ये जेड कंसीडर करते हैं हम, तो ये वाला प्लेन, ये एक्स वाई प्लेन, ये वाला, ये एक्स वाई प्लेन कैसा होगा? अगर हम कंसीडर कर रहे हैं ये एक्स और ये वाई, दिस इज एक्स वाई प्लेन, ठीक है। अगर हम कंसीडर कर रहे हैं ये कर रहे हैं z, ये z और ये x, तो ये zx प्लेन होगा, ठीक है। इसी तरह अलग अलग प्लेन में जो भी वेक्टर्स हम कंसीडर कर रहे हैं उनको हम नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स कह सकते हैं। तो इसी तरह हम कोप्लेनर वेक्टर भी कंसीडर कर सकते हैं, तो हम कोप्लेनर वेक्टर बोलेंगे। कोप्लेनर वेक्टर का मतलब क्या? कोप्लेनर वेक्टर्स जैसे हमने एक्स वाई एक्सिस में लिया, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, इसमें हमने दो वेक्टर्स लिए, एक वेक्टर ये, दूसरा वेक्टर ये। तो वेक्टर ए, वेक्टर बी, ये दोनों कोप्लेनर वेक्टर्स होंगे क्योंकि एक ही प्लेन में है। एक और चीज यहां पर आएगी, को इनिशियल वेक्टर। को इनिशियल वेक्टर, को इनिशियल वेक्टर किसको बोलेंगे? को इनिशियल वेक्टर में इनिशिएट करने जो स्टार्टिंग पॉइंट है दोनों की सेम है, तो उनको को इनिशियल वेक्टर बोलेंगे। जैसे कि एक वेक्टर ये, दूसरा वेक्टर ये, ए एंड बी आर को इनिशियल वेक्टर। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलोंग हमने कंसीडर किया को इनिशियल वेक्टर, ठीक है। अब ये चीजें हमारी ठीक हो गई। एक एक जो बेसिक डेफिनेशंस ऐसे कई बार क्वेश्चंस में होते हैं, कोप्लेनर वेक्टर्स, नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स, इस तरह की जरूरत पड़ती है हमें, इसलिए हमें ये इसकी जरूरत थी हमें समझने की कि इनको हम कैसे डिफाइन करें। तो डिफाइन करने के लिए मैं चाहूंगा कि बहुत कुछ ज़्यादा बड़ा सोचने के बजाय छोटी छोटी चीज़ें बिल्कुल प्रैक्टिकली हम कैसे सोच सकते हैं उसके साथ जोड़कर देखेंगे तो बहुत आसानी से आपके जहन में रहेगा। चलिए अब हम बात करते हैं वेक्टर एडिशन की। हमारे वेक्टर एडिशन हमने कर लिया, वेक्टर सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। सब्ट्रैक्शन कैसे होगा? सब्ट्रैक्शन के लिए जैसा कि हम डिस्कस कर चुके हैं नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर, तो सब्ट्रैक्शन के लिए देखते हैं कैसे हम कंसीडर करेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, इसको हम ऐसे यहां पर जो वेक्टर्स में मेथड क्या है, बहुत ही सिंपल मेथड है, वेक्टर ए प्लस नेगेटिव ऑफ वेक्टर बी। बहुत गौर से इसको समझने की जरूरत है। नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर, यहां पर आप फिर से देखो, यहां पर एडिशन की ही बात हो रही है, अलग से कोई सब्ट्रैक्शन का मेथड नहीं है। इसमें क्या दो वेक्टर्स की सब्ट्रैक्शन है, तो इसमें हमने वेक्टर एक का जैसे a माइनस बी है तो एक को पॉजिटिव ही कंसीडर करना है, सेम वो वेक्टर रखा हमने और नेगेटिव ऑफ b को ऐड कर दिया उससे। इसका मतलब इसको जरा ग्राफिकल वे में देखते हैं कैसे डायरेक्शन के कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे। लेट्स से दिस इज वेक्टर a, वेक्टर a, इसके हेड के ऊपर दूसरे वेक्टर का टेल रख दिया जो b है, यानी कि पॉजिटिव b अगर है ये वेक्टर इस तरफ है। अब इसका नेगेटिव किधर होगा? इसका नेगेटिव होगा इसके उल्टे डायरेक्शन में। दिस इज नेगेटिव b, नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर, ठीक है। हमने ये देखा रिजल्टेंट ऑफ अ वेक्टर अगर हम ऐड करके कह रहे हैं तो दिस इज वेक्टर a प्लस b, ठीक है। अब यहां से अगर हम
इन दोनों वेक्टर्स को ऐड करेंगे तो रिजल्टेंट कैसे मिलेगा? दिस इज द रिजल्टेंट, दिस इज द रिजल्टेंट ऑफ व्हाट? a माइनस बी। तो आपने गौर किया कि इसमें भी हमने वही काम किया है, ऐड ही किया। ऐड क्या किया? वेक्टर a एंड नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर एडेड टू वेक्टर a। नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर एडेड टू वेक्टर a इज सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, थोड़ा सा गौर करते हैं। इसकी जरूरत हमें रिलेटिव वेलोसिटी को पता करने में होती है। रिलेटिव वेलोसिटी, जिसको हम डिस्कस करेंगे, रिलेटिव वेलोसिटी जब हम डिटरमिन करते हैं एक पार्टिकल की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू अदर, क्योंकि अगर दोनों मूव कर रहे हो लेकिन दोनों की मैग्नीट्यूड डायरेक्शन डिफरेंट है, तो उनका एक की वेलोसिटी दूसरे के रिस्पेक्ट में अगर हम डिटरमिन करना चाहें तो हम उसको रिलेटिव वेलोसिटी बोलते हैं। और इसके लिए जो मैथमेटिकल टूल है हमारे पास वो सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स है। ठीक है, हम इसके लिए एक्सप्रेशन क्या होना चाहिए? इसके लिए एक्सप्रेशन अगर हमने जैसे एडिशन के लिए किया वैसे ही इसके साथ अगर करें तो क्या मिलेगा हमारे पास? गौर करते हैं, ए स्क्वायर प्लस माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 2a इंटू माइनस बी, और इनके बीच में भी कुछ एंगल अगर है ए और माइनस बी के बीच का एंगल अगर हमने लिया, अगर हमने ये कंसिडर किया दिस इज द डायरेक्शन ऑफ ए, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ ए माइनस बी, दिस इज द एंगल बिटवीन ए एंड माइनस बी, डायरेक्शन ऑफ ए और ये डायरेक्शन ऑफ माइनस बी, तो उन दोनों के बीच का एंगल हमें कंसिडर करना पड़ेगा। अगर मैंने इसको थीटा कंसिडर किया तो इस तरह से आएगा, और रिजल्टेंट हमारा क्या होगा? रिजल्टेंट हमारा होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस 2ab कॉस थीटा। अब हमारे पास आ गया रिजल्टेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। दो वेक्टर को ऐड करने पर हमारे पास ये रिजल्टेंट आएगा। अब जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो एक बार गौर करते हैं हम लोग। आपने बिल्कुल ये सब सारी चीजें समझ ली आपने, कैसे वेक्टर एडिशन होगा और वेक्टर की अगर सब्ट्रैक्शन करनी हो तो कैसे होगा, ये आप देख सकते हैं। वेक्टर a प्लस वेक्टर b, a प्लस b, वेक्टर a एंड नेगेटिव ऑफ वेक्टर b, a माइनस b। ठीक है, और उसके लिए रिजल्टेंट हमारे पास ये रहा। मैं चाहूंगा ये फॉर्मूला बिल्कुल ध्यान में रखें आप। और अब जो मैं क्वेश्चन करने वाला हूं, एक क्वेश्चन करेंगे हम लोग और उसके बाद फिर आगे के दूसरे टॉपिक्स पर चलेंगे। मैंने वेक्टर, हमारे पास एक क्वेश्चन है, जैसे हमने कहा a प्लस बी, इसका मैग्नीट्यूड इक्वल्स a माइनस b, इनका मैग्नीट्यूड अगर सेम हो, व्हाट इज द एंगल बिटवीन a एंड b? कैसे निकालेंगे एंगल बिटवीन a एंड b? एंगल बिटवीन a एंड b कैसे निकालेंगे? इसके लिए फॉर्मूला सीधा सीधा सोचते हैं। क्या फॉर्मूला था? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा इक्वल्स a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। हमारा मकसद क्या है? एंगल फाइंड करना। एंगल कैसे फाइंड कर सकते हैं? इनको अब स्क्वायरिंग करेंगे। स्क्वायरिंग करने पर क्या मिलेगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा इक्वल्स a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। गौर करते हैं, ये कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 4ab cos थीटा इक्वल्स 0। क्या ये आ सकता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा इक्वल्स a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। इसको अगर हम वर्कआउट करें तो क्या हमारे पास ये रिजल्ट आएगा? 4ab cos थीटा इक्वल्स 0। इसका मतलब ये हुआ cos थीटा इक्वल्स 0।
हमने अभी पीछे डिस्कस किया था cos 90 डिग्री की वैल्यू 0 होती है। थीटा कितना हो गया, थीटा हमारे पास 90 डिग्री आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि एंगल बिटवीन वेक्टर A एंड वेक्टर B इज 90 डिग्री, यानी ये दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे से, तभी ये पॉसिबल है। ठीक है, अब हम चलते हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स पे। ये बहुत ज़रूरी कॉन्सेप्ट है, क्योंकि हम अगर डायनेमिक्स में फोर्सेस के कंपोनेंट्स निकालने में अगर हमें मुश्किल आती है तो फिर हमारे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होंगे। हमें डायरेक्शन फोर्स का निकालना किसी एक पर्टिकुलर वेक्टर के अलॉन्ग ज़रूरी होता है, हमें वो देखना पड़ेगा। इसलिए ये जो हमारे पास टूल है वेक्टर अलजेब्रा में वो है रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। तो रेजोल्यूशन में हम क्या कहना चाहते हैं हम देखते हैं पहले। रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, रेजोल्यूशन का मतलब क्या हुआ, रेजोल्यूशन का मतलब क्या, अगर एक वेक्टर है, ये मैंने एक्स वाई प्लेन ड्रॉ किया और एक वेक्टर हमने ये कंसीडर किया ए, वेक्टर ए, या मैं फोर्स के साथ एग्जांपल देकर फिर बताना चाहूँगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा। वो फोर्स मैंने लिया, ये फोर्स इस डायरेक्शन में है, गौर करें एक्स एक्सिस के साथ ये एंगल बना रहा है थीटा, हमने यही कंसीडर किया। हम क्या चाह रहे हैं कि इस फोर्स का इधर एक्स के अलोंग क्या इन्फ्लुएंस होगा, वाई के अलोंग क्या इन्फ्लुएंस होगा, ऐसा हम इसलिए देखना चाह रहे हैं कि ये फोर्स हमने अगर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में लगाया, अगर सिर्फ हमने फोर्स लगाया होता इस ब्लॉक के ऊपर इस डायरेक्शन में, लेट्स से इस डायरेक्शन में अगर लगाया होता तो जाहिर सी बात है इसकी मूवमेंट इधर होगी। लेकिन अगर हमने फोर्स जैसे इस डायरेक्शन में लगाने के साथ साथ हमने इधर लगाया, दूसरा केस ये है, अगर हम ले फोर्स हमने ऐसे लगाया तो क्या लगता है, क्या ऐसा हो सकता है कि ये इधर भी मूव करे और थोड़ा उठा हुआ भी हो वर्टिकली। इसका मतलब वर्टिकली उठेगा कैसे वो, क्योंकि इस पे जो फोर्स लगाया गया उसका एक कंपोनेंट इधर भी है, वर्टिकली भी एक कंपोनेंट लग रहा है। कंपोनेंट लग रहा है मतलब एक वेक्टर का, अब हम अगर डिफाइन करना चाहें रेजोल्यूशन को बहुत ही सिंपल वर्ड्स में कर सकते हैं। एक वेक्टर का कंपोनेंट दूसरे वेक्टर के अलोंग या दूसरे डायरेक्शन के अलोंग निकालना, ये प्रोसेस is called resolution of vector, process of splitting of vectors in two perpendicular components, ये भी हम कह सकते हैं। या फिर for any direction हम कह सकते हैं वेक्टर A को x एक्सिस के अलॉन्ग हमें स्प्लिट करना है, वेक्टर A को x एक्सिस के अलॉन्ग, वेक्टर A के कंपोनेंट को x एक्सिस के अलॉन्ग अगर हमें करना है तो हम वो भी प्रोसेस रेजोल्यूशन ही होगी। रेजोल्यूशन मतलब स्प्लिटिंग ऑफ वेक्टर इनटू इट्स कंपोनेंट। तो कंपोनेंट डिटरमिन कैसे करेंगे, कैसे पता लगाएंगे, तो इसके लिए क्या करेंगे, ये वेक्टर हमने ड्रॉ किया हुआ है, इस वेक्टर के परपेंडिकुलर हमने एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर हमने इसके टिप से ड्रॉ कर दिया। इसी तरह वाई एक्सिस के लिए हम ऐसे करेंगे, ये वेक्टर A बनेगा, ये वेक्टर अगर हम लिखें एफ एक्स लिख सकते हैं, इसको अगर हम लिखेंगे एफ वाई लिख सकते हैं। मैं चाहूँगा थोड़ा सा गौर करें आप, ये वेक्टर एफ लिखा है हमने, अगर थोड़ा सा गौर करें ओ पी क्यू आर, इस ट्राइंगल, ये अगर हम ट्राइंगल ओ पी क्यू देखते हैं, ओ पी क्यू ट्राइंगल में, अच्छा वेक्टर एफ की मैग्नीट्यूड को हम सिर्फ ऐसे लिख सकते हैं, आपको पता है। अब चलते हैं जरा, हमने एफ एक्स निकालना है, एफ एक्स निकालने के लिए क्या होना चाहिए, क्या लग रहा है ऐसा, एफ कॉस थीटा। अगर दिक्कत हो एक बार फिर से गौर करते हैं कि कैसे हो सकता है। अगर ओ पी क्यू ट्राइंगल ओ पी क्यू लिया हमने, ट्राइंगल ओ पी क्यू, क्या होगा, ट्राइंगल ओ पी क्यू में क्या होगा, ओ क्यू बाय ओ पी। ओ क्यू क्या वेक्टर है, उसका मैग्नीट्यूड क्या, एफ एक्स। ओ पी क्या है, उसका मैग्नीट्यूड क्या, एफ। और इस ट्राइंगल में कॉस थीटा, और करें कॉस थीटा इक्वल्स इन ट्राइंगल ओ पी क्यू
कॉस थीटा इक्वल्स ओ क्यू बाय ओ पी, यानी कि ऐसा बने। कॉस थीटा अगर हमारे पास आ गया तो एफ एक्स क्या होगा हमारा एफ कॉस थीटा, ठीक है। एफ कॉस थीटा हो गया। एफ वाई इसी तरह से हम अगर डिटरमिन करेंगे तो ये होगा एफ साइन थीटा, एफ साइन थीटा। इसका मतलब अगर हम देखें इस वेक्टर को हम और कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं वेक्टर नोटेशन में, वेक्टर नोटेशन में इसको ऐसे नोट कर सकते हैं, एफ इक्वल्स एफ कॉस थीटा आई कैप प्लस एफ साइन थीटा जे कैप, ये वेक्टर्स आ जाएंगे। तो एफ एक्स और एफ वाई, एफ एक्स एंड एफ वाई होंगे कंपोनेंट्स ऑफ दिस वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। दूसरे तौर पर हम ये कह सकते हैं एक्स कंपोनेंट ऑफ फोर्स इज एफ एक्स, वाई कंपोनेंट ऑफ फोर्स इज एफ वाई, ठीक है। अब इसी तरह से हम अगर एक छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं, इसकी और ज़रूरत कहाँ पर पड़ रही है, हमें बहुत ज़रूरत पड़ेगी इसकी। तो मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि इतने पर ही नहीं, हमें और भी सिचुएशंस ऐसे लेने हैं 2-3 जिसमें हम रिजॉल्व करके हम ये क्लियरली पता लगा सकें कि एक फोर्स के डिफरेंट कंपोनेंट्स कैसे हो सकते हैं, क्योंकि फोर्स की डायरेक्शन सिर्फ यही होगी, ज़रूरी नहीं है, ठीक है। अब देखते हैं इसमें अगर हमने रिजल्टेंट निकालना हो एफ का, तो हम जाहिर सी बात है हमने पहले भी किया हुआ है, एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर, यही होगा मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट। और टेन थीटा बिल्कुल ठीक कहा आपने, एफ वाई एफ एक्स, ये बनेगा रिजल्ट, डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। ये थीटा जो हमने निकाला ये टेन थीटा एफ वाई बाई एफ एक्स, इसके साथ आपने देख लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं, एक दो और क्वेश्चंस लेते हैं जिस पर हम बड़े आराम से रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स का हम देख सकते हैं एप्लीकेशन कैसे हो रहा है, किस अंदाज में हो रहा है। डायनेमिक्स जब हम करेंगे और डिटेल में करेंगे, लेकिन मैं चाहता हूं क्योंकि हम रेजोल्यूशन कर रहे हैं तो वेक्टर कौन से फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहे हैं या कौन सा वेक्टर है और उसके कंपोनेंट जो डिजायर्ड एक्सिस के अलोंग क्या कंपोनेंट्स होंगे वो हमें पता करना है। तो मैं चाहता हूं कि जरा इस पर गौर करें, ये इंक्लाइंड प्लेन है और इस पर एक ब्लॉक रखा हुआ है, इस पर एक ब्लॉक रखा हुआ है। हम जानते हैं वेट ऑफ अ बॉडी विल एक्ट डाउनवर्ड, ये हम ऐसा इसलिए ले रहे हैं, हम एक्चुअल में कंसीडर क्या करते हैं, ये अर्थ पर ये बॉडी रखी हुई है लेट्स से, और आपने 9th में भी पढ़ा होगा ग्रेविटेशनल फोर्स जो अट्रैक्ट होती है, ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्टिव होती है और ये यहां पर सेंटर की तरफ आएगी, ठीक है। तो mg अगर हम करेंगे, mg हमारा ये फोर्स किस डायरेक्शन में जाएगा, डाउनवर्ड ही होगा, टुवर्ड्स द सेंटर, ठीक है। इसी बात को गौर करते हुए यहां पर हमने सबसे पहले इसमें जो फोर्स लग रहा है, एक फोर्स यही फोर्स है, इसका वेट mg, ठीक है। अब हम सबसे पहले ये गौर करना चाहेंगे कि हमें निकालना क्या है, हमें वेक्टर को रिजॉल्व करना है, यानी कि ये जो वेट है इसके दो कंपोनेंट्स निकालने हैं, एक कंपोनेंट हमें निकालना है इसके अलोंग और एक कंपोनेंट निकालना है इसके अलोंग, यानी कि इंक्लाइंड प्लेन के पैरेलल और इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर। ये कैसे बनेगा, इसके लिए हमें जानना होगा कि जिस एक्सिस के अलोंग हम निकालना चाहते हैं उसके साथ ये वेक्टर कितना एंगल बनाता है। अगर ये थीटा है तो थोड़ी सी आप ज्योमेट्री इस्तेमाल करेंगे तो आपको पता चलेगा ये थीटा होगा। अब हम अगर देखें रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं ये, तो एक हमने बना दिया रेक्टेंगल और ये रेक्टेंगल बना दिया। अब इस ट्राइंगल में हम देखेंगे जैसे हमने उधर निकाला था एफ एक्स इक्वल्स एफ कॉस थीटा, इसी तरह से यहाँ पर एम जी कॉस थीटा इधर बनेगा एम जी कॉस थीटा और इधर बनेगा mg sin थीटा। क्या ये क्लियर है? नहीं है? मैं और एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं और इसके लिए कोई
बहुत बड़ी चीज ध्यान में नहीं रखने की जरूरत है, एक छोटी सी चीज ध्यान में रखनी है रेजोल्यूशन के लिए। दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स जब हम कह रहे हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स जब हम कह रहे हैं